बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, मेरा अभी जो है थोड़ी देर के बाद मेरा एक शो है, कोई वर्ल्ड टीवी चैनल है उसके ऊपर। और मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था, मुझे लगा कि हमारे दो, तो वो इंग्लैंड के दो थे। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था। तो और कल जब मैं लाइव आई थी तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने, बहनों ने मुझसे सलाम करने के बाद मुझसे सवालात पूछे थे। सॉरी, मेरी नज़र पड़ गई कमेंट पे, तो उन्होंने सलाम लिखा तो मेरे मुंह से सलाम निकल गया। सवालात पूछे थे, तो मैं जो है उनके कुछ जवाबात देना चाहूँगी। जैसे कल पहले तो हमारी कोरोना वायरस पे बात हुई थी, और उसके बाद मैंने कुछ सजेशंस रखे थे अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने। और आज मैंने उसी सजेशन पे मैंने एक पोस्टर भी मैंने पोस्ट किया था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फूड प्रोसेसिंग, उनको जो है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर जो है उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं पिछले 4 साल से एक्टिव हूँ, और मैं पिछले 4 साल से देख रही हूँ कि हमारे जो बहन भाई हैं उनका जो ज़्यादातर जो उनका मुझे रुझान दिखा, वो मुझे दिखा कि वो जर्नलिज़्म उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मुझे देखा कि सबको या तो डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या जर्नलिस्ट बनना है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि शायद इसी चीज़ में स्कोप है, इसी चीज़ में जो है हम लोग कुछ नाम कर सकते हैं। अगर जो है ना वो क्या कहते हैं, एस क्वेश्चन च अख बीमार एस यथ कुन लागन एस तथी कुन लगन। तो हमें जो है अपनी, यानी हमें जिस तरफ, सॉरी मैंने कश्मीरी में बोला, हमें जिस तरफ को लगा देते हैं हम उसी तरफ लग जाते हैं। तो हमें जो है बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसे कहन रोमस गाँव, हमें जो है, हम जो हमारी प्रियोरिटीज़ हैं, हमने कभी अपनी प्रियोरिटीज़ को जो है वो हमने फोकस नहीं किया कि हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है। अभी कल जो मैंने डोमिसाइल लॉ के ऊपर बात की तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने सवाल उठाया, कहा कि अगर हम डोमिसाइल नहीं बनाएंगे तो हम जॉब्स कैसे करेंगे। उनका सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल सही था कि अगर हम डोमिसाइल नहीं लेंगे तो शायद हमें कल को जॉब्स में मसला होगा, हमें मसला होगा अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाने में, या बाकी सब चीज़ें, पासपोर्ट्स वगैरह बनाने में भी शायद उनको मसला हो सकता है। ये फेयर एनफ, इसमें कोई ऐसी दोहराई वाली बात नहीं है। मगर आप देखिए कि जिन लोगों ने, जो पीएचडी स्कॉलर्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस वतन के लिए, उन्होंने भी तो थोड़ी सी कुर्बानी दी है ना। हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है, हमने इसको पता नहीं क्या इस्लामिक रियासत बनाना है, ये करना है, वो करना है, और अल्लाह पे ईमान नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला जो है वो राज़िक है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, मौत, रिज़्क, ठीक है, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ये वो कहते हैं ना कि मकाम शुक्र है मौला कि तेरे हाथ है रोज़ी, मकाम शुक्र है मौला कि तेरे हाथ है रोज़ी, ये हक भी तूने इंसान को दिया होता तो क्या होता। कि दोबारा सुनाती हूँ, मुकाम शुक्र है मौला, यानी ए खुदा ये शुक्र का मुकाम है कि तेरे हाथ है रोज़ी, कि रिज्क जो है वो तूने अपने हाथ में रखा है, ये हक भी तूने इंसान को दिया होता तो क्या होता। कि अगर ये रिज्क बांटने का हक भी आपने इंसान के हवाले किया होता तो पता नहीं क्या होता। तो कहते हैं कि तब तक रात नहीं होती जब तक अल्लाह जो है पत्थर के अंदर कीड़े तक को रिज्क नहीं पहुंचाते। तो रिज्क के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई डिस्प्यूट होता है, जब आपकी कोई मंजिल होती है, वहाँ पे कुर्बानी मांगती है, वहाँ पे कुर्बानी लगती है, वहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ती है। हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी के बगैर हम लोग जो है, मैं कह रही हूँ कि हमें जो है अब जानी कुर्बानी नहीं देनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि हमको जानी कुर्बानी नहीं देनी है। गन हमारा सलूशन नहीं है, बिकॉज वी आर हेल्पलेस, हमें कोई मदद नहीं कर रहा, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमको जो है अपने
प्रियोरिटीज को सेट करना है कि हम अपने पाँव पे भी खड़े हों, किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना हो, और हम एक पीसफुल वे में अपनी जो मूवमेंट है उसको भी साथ लेके चलें। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोगों को अपनी एबिलिटीज को बरूए कार लाना होगा, हम लोगों को जो है अपने एग्रीकल्चर को बेटर करना होगा, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना होगा, हमारे हेल्थ सिस्टम को बेटर करना होगा। इसके लिए जो हमारी जनरेशन है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान बनता है। मैंने जैसे आज भी पोस्ट की कि आप एग्रीकल्चर पढ़ो, आप फूड प्रोसेसिंग जो है सिस्टम के बारे में पढ़ो कि कैसे हम जो है फॉर लॉन्ग टर्म जो है हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इन एनी केस खुश्क साली पड़ जाती है, फ्लड आता है या कुछ भी होता है, तो हम किसी के ऊपर मोहताज ना रहें। ठीक है, तो और रिस्क के लिए परेशान नहीं हो, ये कोई एक दिन में हल होने वाला डिस्प्यूट नहीं है। वी हैव ऑलरेडी पास 74 years, इट मे टेक मोर 74 years, इट मे टेक 100 years, लेकिन हमें उस 100 year की प्लानिंग करनी है, उस 5 साल 10 साल 20 साल उसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है, आप प्लानिंग करें, बाकी खुदा के ऊपर छोड़ें। इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश रखी है, जैसी कोशिश होगी वैसा ही आपको उसका बदला मिलेगा। ठीक है, तो वही मेरे भाइयों ने मुझसे सवाल किया था कि जो है आप कह रहे हो कि डोमिसाइल को जो है आप बायकॉट करो। ये तो मैंने ये नहीं कहा कि आप करो, मैं कोई लीडर थोड़ी ना हूं कि मैं आपको ऑर्डर दूंगी कि आप करो। मैं सजेशन रखती हूं आपके सामने कि ये भी इसका रास्ता है। ठीक है, मैं तो आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं ना, मैं कोई लीडर नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं कि जिसकी बात मानना आपके ऊपर फर्ज है। मैं अपने जो मेरे माइंड में सजेशंस हैं वो मैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ और बुजुर्गों के सामने रखती हूं कि अगर आपको ये बेहतर लगता है और आप समझते हैं कि इससे बेहतरी आ सकती है तो उसको कंसिडर करो, और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतरी नहीं आएगी, हमें नुकसान है, तो आप मत करो उसको फॉलो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने देखा है कि अभी इन्होंने जो गोरखा की फैमिलीज को लाके कश्मीर के अंदर सेटल किया है, 7,000, ये जो पिछले कुछ दिनों से बसें आ रही हैं उनकी फैमिलीज को जो लाया जा रहा है वहां पे और उनको बसाया जा रहा है वहां पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, उसके लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सोशल बाइकॉट। अगर कोई इंडियन हमारी सरजमीन पर आता है, ठीक है, एज अ गेस्ट आता है, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, हम उनको वेलकम करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको इज्जत देंगे, हम उनको हार्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई जॉब करने की गर्ज से आता है, लाइक कोई टीचर आता है, बाइकॉट दैट टीचर। अगर कोई डॉक्टर आता है, बाइकॉट दैट डॉक्टर। अगर कोई जो है किसी और प्रोफेशन से, इंजीनियर आता है या किसी और प्रोफेशन से आता है, बाइकॉट, सोशल बाइकॉट। ठीक है, दिस इज द ओनली पीसफुल वे। आप उनका सोशल बाइकॉट करो, आप इन लोगों को अपनी जमीनें मत बेचो, आप लोग जो है उनको शो करो अपना जो है अपना गुस्सा कि हम जो है आपको हार्म नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे एज अ सिटीजन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज इन फ्यूचर जो है ये हमारे जो रेफरेंडम होगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो हम आपको एज अ सिटीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट आपको एज अ गेस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप मेहमान के तौर पर आओगे तो कश्मीरी जो है बहुत ही मेहमान नवाज कौम है, आप हमारी सर आंखों पे बैठो। लेकिन अगर आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की गरज से आ रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू चेंज आवर माइंड सेट फॉर फ्यूचर, सो दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर अस। हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करो। फिर उसके बाद जो है देखिए, ये जितने भी ये लोग आएंगे, ये इनको जॉब्स देंगे और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इनको बिठाएंगे, हमको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर सोशल बाइकॉट नहीं करेंगे तो वो आएंगे और वो अपनी आइडियोलॉजी जो है दे विल ट्राई टू इम्पोज ऑन अस। ठीक है, और उससे जो है फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे। हमारी सिर्फ ये डर नहीं है हमें
कि ये जो है हमारे रेफरेंडम पे असर अंदाज होगा, वहां पे अगर हम इसको दूर उसमें देखें तो इन्होंने किन लोगों को लाके बसाया है? गोरखा रेजिमेंट को, एक्स आर्मी को, ठीक है, जो आरएसएस के गुंडे हैं उनको, यानी आम कॉमन जो इंडियंस हैं उनको तो लाए ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। तमाम गुंडे मवाली, वो लोग जो ऑलरेडी जो उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा है, हमारे सिविलियंस को अपनी जानें देनी पड़ी हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, बच्चों की आंखें गई हैं, हमारी खवातीन की जो है असमत दरी हुई है, हमारी जो खवातीन हैं जिनके शोहर उनसे छीन लिए गए, जो हाफ विडोज हैं, हमारी माएँ जो हैं जो आज तक उनके अपने बच्चों के या तो जनाजे या उनकी कब्रों पे होती हैं, या उनके जो मिसिंग हैं उनके इंतजार में बैठी होती हैं, या हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका आखिरी कांदा तक जो है वो उनसे छीना गया, या वो जो हमारे जो बच्चे हैं जिनके वालिदैन का साया जो है उनसे वो छीन लिया गया, ये वो लोग जो है यहाँ पर आकर उनको आबाद कर रहे हैं। ये कुछ आम इंडियंस को नहीं कर रहे, जो आम नागरिक हैं इंडियंस उनको नहीं कर रहे हैं वहां पे सेटल। ये सिर्फ और सिर्फ अब गोरखा के 7,000 गोरखास को जो है जो एक्स आर्मी में वो रहे हैं, ऑफिसर्स रहे हैं, उनको दे रहे हैं। उसका हमें क्या फायदा है? ठीक है, हमें ये समझना होगा कि इन फ्यूचर ये लोग हमारे वहां पर क्राइम्स करेंगे, ठीक है। वहां पे पहले ही अननोन गनमैन आता है, हमें कोई पता नहीं अननोन गनमैन कौन है। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, कोई आते हैं बाल काट लेते हैं हमारी औरतों के, कोई पता नहीं कौन है। हमारे आज जो हमारे दरख्त हैं उनको वो करता है, काट के ले जाते हैं, हमारे फ्रूट के जो ट्रीज हैं उनको, कोई पता नहीं कौन आ रहा है कौन कर रहा है, हमें कोई पता नहीं है। तो हमें जो है पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए और हमें इस चीज का सोशल बाइकआउट करना होगा, क्योंकि ये इन फ्यूचर हमारे लिए ठीक नहीं है। ना ही अगर हम अल्लाह ना करे कि किसी मोड़ पर ऐसा हो कि हम ये जंग ही हार जाएं, ठीक है, इस डिस्प्यूट का कोई हमारी जिंदगी में अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैसला ना हो, तो इसका फिर हमारी सोसाइटी पे, हमारी माओं पे, बहनों पे क्या असर पड़ेगा वो हमें सोचना है, हमारी बच्चियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हमें सोचना है। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना है। मैंने पहले भी कहा कि हमें जो है अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, जो कि हमने अभी तक नहीं की हैं। प्रायोरिटीज क्या हैं? सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी इस टाइम एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें होनी चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए कि हम अगर लॉकडाउन भी हमें 1 साल और फेस करना पड़े तो हमारे पास फूड प्रिजर्व होना चाहिए। जो जिस तरह यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर कभी भी कुछ भी होगा तो यहाँ पे फूड प्रिजर्व्ड है, ये लोग भूखे नहीं मरेंगे। किसी भी कोई वर्ल्ड वॉर होता है इनका या कुछ भी होता है, ये भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि इन्होंने फूड जो प्रोसेसिंग वो है वो इन्होंने बहुत अरसे से ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड ये सिक्योर कर रहे हैं फूड को। जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग खुद कफील हैं, हमारे पास जरखेज ज़मीनें हैं और जिनके ऊपर हमने दरख्त लगा दिए हैं। चावल की फसल हमारे यहाँ जो है वो बनना बंद हो गई है, काश्त होना बहुत कम, लिमिटेड रह गया है, बहुत सारे लिमिटेड एरियाज रह गए जहाँ पे फसल काश्त होती है। तो हम जो है जब हम काश्त नहीं करेंगे फसल को तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर, और कहाँ से आएगा? कोई खुदा, अल्लाह ने भी मनसलवा उतारना जो है वो बंद कर दिया है, आसमान से थोड़ी ना उतरेगा। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में रख दिया सब कुछ कि कोशिश करो और खाओ। इंसान करता क्या है? ये तालीम किस लिए हासिल करता है? बेटर जॉब, ठीक है, आपको थोड़े पैसे आएंगे तो उससे क्या आप 100 कपड़े खरीदोगे तो कितने पहनोगे? ठीक है, जो रोजी है इंसान की सबसे बड़ी चीज जो इस दुनिया में है वो रोजी रिज्क है, ठीक है, जिसके लिए इंसान तालीम भी हासिल करता है, जिसके लिए इंसान जो है कोशिश भी करता है, जिसके लिए इंसान घर से भी बाहर निकलता है, बेसिक जो चीज है, तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। सुखविंदर अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमेशा जो है मेरी लाइव देखते हैं और हमेशा
बहुत प्यार से बात करते हैं, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तमाम वो जो लोग देख रहे हैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पागल हो गई है। मुझे नहीं पता समझ आती कि मैं कोई अपनी सोच आप लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं एक आम हैसियत में, एक आम बहन बेटी, वतन की बेटी के होने के नाते जो है मैं अपने सजेशंस रख रही हूँ सामने, अपनी सोच सामने रख रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई लीडर हूँ या कोई सेलिब्रिटी हूँ या खुदा न खास्ता किसी तंजीम को या किसी चीज़ को जो है मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो आप मुझे फॉलो करो। नहीं, आपको जो सही लगता है इसमें से उन चीज़ों को आप फॉलो करो। जिसको आपको लगता है कि ये शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, बेशक मत करो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। तो बाकी जो है बस इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी और यही मैसेज आप लोगों को देना था, क्योंकि कल कुछ लोगों ने सवाल किए कि हमारे साथ क्या होगा। आप देखिए, जब ब्रिटेन रूल कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, तो उनका आप देखिए उन्होंने कितने बाइकॉट्स किए, ठीक है, कितने सेक्रीफाइसेस दिए। 200 साल लगे इनको, हिंदुस्तान को भी 200 साल लगे हैं आज़ाद होने में। तो हमारा तो अभी प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है, हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है। हमें जो है अपने उम्मीदों को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई तहरीक लड़ते हैं, कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो कि इतनी बड़ी होती है, और स्पेशली जो आज़ादी की लड़ाई होती है, ये बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसका नतीजा जो है 1 दिन या 2 दिन के अंदर नहीं निकलता। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें बहुत वक्त लगता है। तो इसलिए जो है आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो कि हम जो है नुकसान उठाया या उठा रहे हैं। जो जो हक का रास्ता होता है उसमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो 313 थे और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर था, फिर भी अल्लाह ताला ने 313 को जो है फतह नसीब फरमाई। क्यों नसीब की फतह? वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की कि जो कोई भी लड़ाई है वो कभी नंबर्स देख के नहीं लड़ी जाती, ठीक है, कि सामने वाला कितने बड़े नंबर में है। नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल थी कि आप जो भी लड़ाई लड़ो उसमें आप कितने सिंसियर हो, आप कितनी जो है वो कुर्बानी की हिम्मत रखते हो, ठीक है। तो वो चीज मैटर करती है, वो चीज जो है आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाती है। वरना जो है कोई भी कितनी बड़ी बड़ी दुनिया में, फिर तो रशिया से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई वो था नहीं, बड़ा मुल्क था नहीं, उनको जो है वो कैसे टूट गया, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि जो कौम कोशिश करती है, जो कौम सिंसियर होती है अपने कॉज की तरफ, जो कौम सिंसियर होती है अपने वतन की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, अपने जो उसकी जो उसका कॉज है उसकी तरफ सिंसियर होती है, खुदा की तरफ से फतह भी उन्हीं के लिए है। जो हक के लिए कोशिश करते हैं, जो सच्चाई के लिए कोशिश करते हैं, खुदा उन्हीं को जो है हक और फतह नसीब करते हैं। बस यही मेरा मैसेज था, इसीलिए जो है अब मैं लाइव आई थी। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुन रहे थे। अगर किसी का कोई 1-2 मिनट में आप लोगों को दे सकती हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ भी आप पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। तो उसके बाद जो है मैं अपना लाइव बंद करूँगी, क्योंकि मुझे जो है उसके बाद हमारा शो है, उस पर जाना है लाइव। बिल्कुल, अपने ये हमारे भाई हैं, खालिद महमूद भाई हैं, और ये कह रहे हैं अपने हक के लिए लड़ना है। और मेरी बात सुनो, ये जो जब हम हक के लिए लड़ने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि सिर्फ गन से ही लड़ाई होती है। नहीं, गन ही नहीं, कलम, आवाज, अपने तालीम, ठीक है, एक बेहतर स्ट्रेटजी को जो जो तरतीब देना, ये भी लड़ाई में आता है। अपने लोगों को जो है यूनाइट करना, ये भी लड़ाई में आता है, ठीक है। अब फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये भी लड़ाई में आता है। अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करना, ये भी लड़ाई में आता है। लड़ाई सिर्फ गन, बंदूक, गोली, तलवार से ही नहीं लड़ी जाती, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लड़ाई, गन, बंदूक,
یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بڑی تیاری اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے خدا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کیوں نہیں لڑی، انہوں نے صرف 3 غزوہ میں شرکت کی اور بہت ساری جنگیں لڑنے سے انکار کیا. وہ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ شاید اس میں ہمیں شکست ہو سکتی ہے، وہاں پہ انہوں نے مصلحت کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو بس یہی جو ہے بس کہنا تھا. یہاں پہ ایک بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جھوٹی چارج شیٹ ڈال دی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس کے خلاف نہیں ڈالتے. میں تو صرف فیس بک پہ آ کے بات کرتی ہوں. میں نے تو ہمیشہ ایک پیسفل وے میں بات کی ہے، اور اس کے باوجود میرے اوپر 4 FIR کٹ چکے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے بخشا کس کو ہے. اور ایک لاسٹ چیز میں کہنا چاہوں گی، جو ہمارے جو کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو جو ہے ڈیورنگ آفٹر 5 اگست جو ہے انہوں نے، یا اس سے پہلے بھی بنا کسی کیس کے اٹھا کے ان کو جیلوں میں بند کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے جو ہے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی دیکھیے مقبول بٹ شہید کے بھائی جو ہیں سب سے چھوٹے والے ظہور احمد بٹ صاحب، وہ جیل میں ہیں پچھلے 3 سال سے. ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے 5 بچے ہیں، اور وہ بیچارے کیسے سفر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. اور آج ان کو جو ہے کورونا پازیٹیو آیا ہے، اور ان کی فیملی بہت پریشان ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت پریشان ہے. ان کی والدہ جنہوں نے آلریڈی اپنے 4 جوان بیٹے جو ہیں اس وطن کو دیے ہیں، اور وہ بیچاری جو ہے اپنے آخری بیٹے کے سہارے ہی زندہ ہیں، اور اس امید میں زندہ ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، میرے ساتھ رہیں، مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لیے انصاف نام کی چیز ہندوستان کے قانون میں ہے ہی نہیں. تو آپ سب سے دعا ہے کہ ظہور انکل کے لیے بہت دعا کریں. وہ میرے رشتے میں چچا بھی ہیں، اور میں خود بھی ان کے لیے بہت پریشان ہوں. میں ان کے بچوں کے لیے پریشان ہوں، ان کی وائف کے لیے، ان کی والدہ کے لیے پریشان ہوں. اور وہ اس ٹائم جو ہیں ہاسپٹل میں ہیں، اور ان سب کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. نہ صرف ان کو بلکہ تمام جتنی جیلیں ہیں وہاں پر حالات اتنے گندے ہیں. ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، سب بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان سب کو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ان سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس برے فیز سے جو ہے نکالیں، اور ہندوستان کے لوگوں کے دل میں جو ہے تھوڑا رحم ڈال دیں. اللہ تعالیٰ کہیں پیدا کر دیں ہندوستان کی گورنمنٹ کے دل میں، اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا رحم پیدا کر دیں کہ وہ جو اس نحوست سے جو ہے وہ ہمیں کہیں آزادی مل جائے، یا ان کے دل میں رحم ڈالیں اور وہ ہمیں انسان سمجھنا کم سے کم شروع کر دیں. تو بس یہی میرا میسج تھا، یہی میری آخری بات تھی. اور سلامت رہیں، آباد رہیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. شکریہ. السلام علیکم.